चलिए देखिए प्रासरण का महत्व। देखिए पहला महत्व क्या है, प्रासरण के महत्व निम्न है। क्या है? प्रासरण के महत्व निम्न। पहला महत्व के जो जड़ जो है, जड़ मूल जो होता है, जड़ जो होता है, पौधों की जो जड़ें होते हैं, जो जल का अवशोषण करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं भैया? प्रासरण द्वारा। जड़ें जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? प्रासरण द्वारा। क्योंकि भैया जो जड़ है, पौधों के जो जड़ें हैं, वो क्या है? वो कोशिका है। कोशिका से बने कि नहीं बने? चाहे मानव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वो क्या है? वो कोशिका से ही बने। और जिसमें कोशिका होगी उसमें क्या होगी? क्या होगा? उसमें कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली होगी तो उसमें अर्धपारगम में झिल्ली होगी, और अर्धपारगम में झिल्ली जहां होगी वहां क्या होगा? प्रासरण होगा। यानी जो जल जाते हैं जड़ों द्वारा, जो जब जड़ें क्या करते हैं, जल को मृदा से अवशोषित करते हैं, तो उनके पूरे बॉडी में किसके थ्रू जाता है? वो प्रासरण के द्वारा। तो पहला महत्व समझा है, यानी जड़ें जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? अवशोषण प्रासरण द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? प्रासरण द्वारा। आई बात है? दूसरा देखिए, जो एक कोश की जीव है। क्या भैया? एक कोश की जीव है, और वो क्या है? अलवणीय जल है। अलवणीय जल क्या होता है भैया? अलवणीय जल सुन लीजिए, अब सुनिए। एक कोश की अलवणीय जीव, अलवणीय जीव, ये समझिए। देखिए एक कोश की अलवणीय, अलवणीय का मतलब भैया होता है जिसमें क्या होता है, जो कह सकते हैं एक प्रकार जिसमें नमक की मात्रा ना हो, कह सकते हैं आई बस में, जिससे हम लोग जो पानी पीते हैं, ये क्या है? अलवणीय। जो नदी का हो गया, तालाब का हो गया, नलके का, ये सब अलवणीय जल है। और लवणीय जल कौन होता है? खारा, जो खारा युक्त है, जिसमें नमक है, जिसमें NaCl की मात्रा पाई जा रही है, वो क्या है? वो लवणीय जल है। लवण बोला ना, लवण मतलब नमक होता है, तो लवणीय युक्त। तो लवणीय युक्त की बात नहीं, अलवणीय युक्त कुछ मतलब जो कैसे स्वच्छ जल, या लिख दीजिए कौन सा जल भैया? स्वच्छ जल कह सकते हैं, जो हम लोग पीते हैं ना। इसी नाले का पानी भी स्वच्छ है, बस वो गंदा है। वो स्वच्छ जल में आएगा लेकिन वो गंदा हो गया है तो स्वच्छ जल, लेकिन वो क्या है? गंदा हो गया, दूषित हो गया है। अरे बस में बस इसलिए हम उसको नहीं पी रहे। लेकिन भाई जानवर तो पी रहा है कि नहीं पी रहा है? कुत्ते पीने की नहीं पी रहे, यानी उसको पीने योग्य है। तो एक कोष की जीव भाई, जो उसमें एक कोष की जीव रह रहा होगा, उसके अब भाई एक कोष की जीव है, तो एक कोष का है, चाहे एक कोष का हो चाहे दो कोष का। अब एक कोष का है तो उसके अंदर क्या होगी? कोष का झिल्ली होगी कि नहीं होगी? अगर कोष का झिल्ली है तो यानी उसमें क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है, और अर्धपारगम झिल्ली है तो प्रासरण क्रिया होगी कि नहीं होगी? आई बात समझ में? यानी जो जल जाता है एक कोष की जीवों के अंदर, वो किसके द्वारा जाता है? प्रासरण के द्वारा जाता है। जो जड़ें जल का अवशोषण करती है, किसके द्वारा करती है? प्रासरण द्वारा करती है। कोई दिक्कत मेरे लाल? अगला देखिए, अगला देखिए जो पत्तियां खुलती हैं, पर्ण खुलते हैं ना, पर्णरंध्र, पर्णरंध्र। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पर्णरंध्र, या इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो इसमें जो होता है पर्णरंध्रों में भी क्या जो खुलते हैं, देखिए रंध्र खुलेगा और बंद होगा, रंध्र खुलेगा और बंद होगा। ये भी किस पे होगा भैया? प्रासरण पे होगा। किस पे होता है? प्रासरण पे होता है। यानी अब रंध्र खुलता बंद क्यों होता है? जैसे हम लोगों में क्या है? नोज है, क्या है? नोज है ना। हम लोग गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नाक के थ्रू ना। उन क्या पौधों में नाक है? गैसों का आदान, तो उसमें नाक ना हो, उसमें पर्णरंध्र बनाया गया है। छोटे हैं उसको अपने आंख से नहीं देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। जब देखेंगे तो उसी सूक्ष्मदर्शी से हमको छोटे छोटे छिद्र दिखाएंगे, और उसी से ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। तो पर्णरंध्रों को खुलने और बंद होने में किसकी आवश्यकता है भैया? प्रासरण की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? अगला देखिए, प्रासरण द्वारा जल की अवशोषित कोशिकाएं स्फीति। अब सुनिए, अगला है
जो पौधों की पत्तियां स्फीत अवस्था में होती है ना, किस अवस्था में होती है? स्फीत। स्फीत मतलब होता है अपने सामान्य अवस्था में। कैसे बताया? स्फीति अवस्था का मतलब होता है, स्फीति अवस्था का मतलब होता है मेरे लाल सामान्य अवस्था में। किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में। सामान्य का मतलब होता है, देखिए पत्ती अपने एकदम सामान्य अवस्था में कि नहीं है, अब उससे जब जल की हानि होने लगेगी तो क्या जाएगा? सिकुड़ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये था भैया प्रासरण का महत्व। अब हम पढ़ेंगे प्रासरण और विसरण में अंतर। चलिए देखिए अगली हेडिंग देखिए भैया, विसरण एवं प्रासरण में अंतर। विसरण में क्या होता है भैया? विसरण सभी पदार्थों में होता है। विसरण क्या होता है? सभी पदार्थों में होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। परंतु गैस में ज्यादा होता है। गैस में ज्यादा इसलिए होता है, देखिए विसरण उन्हीं अणुओं में अधिक होगा जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होगा। जिन अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा, वही दूर दूर तक जा सकते हैं। और बस में जा सकते हैं, और उनका विसरण अधिक दूर दूर तक जाएंगे तो अधिक उनका गंध या दुर्गंध वही होगा। यानी गैस अभी कोई लीक हो जाती है तो बहुत दूर तक महकती है ना, क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम थे, इसलिए वो लोग दूर दूर भाग गए। और ये क्या होता है? देखिए सभी दिशाओं में होता है विसरण सभी। अब बताइए कोई सेंट मारा है उधर सर, कहो भैया सेंट मारेगा, कहो भैया सेंट मारे यार, कहो जी जा सेंट मारे यार, तो वही चीज है। अगला देखिए, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसी का उल्टा प्रासरण है। प्रासरण केवल द्रव में होता है, केवल द्रव के अणुओं में होता है। कुछ कुछ विलेय के अणुओं में भी हो जाता है, कुछ कुछ, सभी में नहीं। केवल और केवल किसमें होता है प्रासरण भैया? द्रव में होता है। अगला दूसरा देखिए, ये सभी दिशाओं में होता है, लेकिन निश्चित दिशाओं में होगा। जिस दिशा में हो रहा है उसी दिशा में क्या होगा? ये प्रासरण की क्रिया संपन्न होगी। और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विसरण में नहीं होती है। विसरण की परिभाषा क्या भैया? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता से, जब अणु अधिक सांद्रता से किस सांद्रता की ओर जाए? हाँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, परंतु इसमें झिल्ली की आवश्यकता न हो। इसमें क्या है? इसमें भी वही चीज है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता है, बट क्या है? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। तो विसरण और प्रासरण समझ आया भैया? आ गया? गुड बॉय। चलिए सक्रिय परिवहन देखिए भैया। अब देखिए कोशिका में जो अणुओं का आवागमन होता है सक्रिय द्वारा भी होता है। निष्क्रिय द्वारा क्या होता है? जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें निष्क्रिय में अणुएं धीमी गति से जाती हैं, इसमें थोड़ा तीव्र गति जाए। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। सक्रिय परिवहन होता भैया जी, अब हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं, सक्रिय कब रहेंगे? जब हमको वेतन मिलेगा तो सक्रिय रहेंगे, वेतन नहीं मिलेगा तो निष्क्रिय रहेंगे। आएंगे पैडल और बेटा आज नहीं पढ़ाएंगे, आप थोड़ा गाना ना गवाते रहे हैं, कल पढ़ाए ना। तो यही चीज है, अब वेतन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, टाइम टू एनर्जी मिलती रहेगी, तेजी से पढ़ाई होती रहेगी, तो वही चीज है। आई बस में तो सक्रिय परिवहन में क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? और सुनिए अगला क्या भैया? ऊर्जा की आवश्यकता के साथ साथ इसमें क्या होता है भैया? इसमें जो अणु है विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। आई बस में विसरण प्रासरण दोनों हो सकते हैं इसमें सक्रिय में। भाई कोई गैस जा रहा है विसरण के माध्यम से कुछ में, प्रासरण द्वारा यानी विपरीत दिशा में हो सकते हैं। यानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, दोनों जा सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं। आई बस में ये यानी इसमें अणुओं का आवागमन क्या हो सकता है? विपरीत हो सकता है। क्या हो सकता है? विपरीत हो सकता है। आई बस में। और सुनिए, और इसमें अगला पॉइंट दिया भैया, कहा गया इसमें देखिए, इसमें वाहक प्रोटीन की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति दे दिया? प्रोटीन, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और एक चीज में होता है सांद्रण प्रवणता। अब ये क्या होता है बताते हैं। प्रवणता, इधर देखिए,
सांद्रण प्रवणता का मतलब होता है भैया ना, इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, जैसे एक झिल्ली है भैया ना, एक झिल्ली है, इसके तरफ मान लो सोडियम आयन प्लस है, मतलब 2 सोडियम आयन है, ठीक है, इधर 3 हाइड्रोजन आयन है, देखिए इधर कम इधर ज्यादा कि नहीं है। तो इसी को, यानी दोनों के आयन क्या होते हैं जब क्या कम और ज्यादा होते हैं, तो इसी को बोलते हैं सांद्रण प्रवणता। एक दूसरे के बीच करके ये इसके अंदर जा सकता है, इसके आयन को बैलेंस करने के लिए, यानी एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए आ जाए। यानी ये ऐसे आपके कोशिका में होती है, मांसपेशियों में होती है, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एक दूसरे का एक्सचेंज होता है। एक तो अंदर कम सोडियम आयन कम रहेगा, बाहर पोटेशियम आयन ज्यादा रहेगा, तो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, उसी आयन को बैलेंस करने के लिए आते हैं आयबस में, ताकि आयन क्या हो जाए, बराबर हो जाए आयबस में। तो ये सांद्रण प्रवणता। तो ये सक्रिय परिवहन में क्या ऊर्जा की सबसे अच्छा याद रखिए, सक्रिय परिवहन थोड़ी तेजी होती है, क्या होती है, थोड़ी तेजी होती है, और क्या इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें विपरीत भी हो सकता है, और क्या है इसमें प्रोटीन वाहक की आवश्यकता होती है, और सांद्रण प्रवणता देखने मतलब एक सांद्रण प्रवणता का मतलब है आयन में कुछ अंतर देखने को मिलता है, मतलब अंदर 2 आयन है, 2 धनायन है, बाहर 3 धनायन है, अगर बाहर 3 धनायन रहेगा तो अंदर 2 धनायन है। इसी को समझिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर बॉयज गर्ल्स है ना, अगर देखिए इधर कितने बॉयज हैं, 5 है ना, 6 है, इधर 3 2 5 7 है ना। देखिए सांद्रण प्रवणता देखने को मिल रहा कि नहीं मिल रहा है आयबस में, इन्हें आयन में कुछ अंतर देखने को मिले अंदर बाहर, यही होता सांद्रण प्रवणता, तो ये जरूर देखने को मिले, तब अणु आ जा सकते हैं आयबस में। तो ये था सक्रिय परिवहन, आया समझ में, आया कि नहीं आया। अब सक्रिय निष्क्रिय में आप अंतर निकाल सकते हैं, सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रिय परिवहन क्या होती है, थोड़ी तीव्र गति से होती है, जबकि निष्क्रिय परिवहन धीमी गति से होती है। आई बात समझ। निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है, अणु क्या होते हैं, एक ही दिशा में गति करते हैं ना, जबकि सक्रिय में क्या होते हैं, विपरीत में भी जा सकते हैं। इसमें प्रोटीन वाहक की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय में प्रोटीन वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें सांद्रण प्रवणता पाई जाती है, किसमें, सक्रिय में, जबकि निष्क्रिय में नहीं पाई जाती। आया समझे। अगर आप दोनों के बारे में समझ लिया, अंतर आप लिख सकते हैं। आई बात समझे। अगर आप दोनों के बारे में समझ लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में अंतर लिख सकते हैं। प्रासरण और विसरण में भी अंतर लिख सकते हैं, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन में भी अंतर लिख सकते हैं। आई बात समझ में, इतना समझ में आया आप लोग को।